हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का अध्याय 5 जो कि हिंदी का है, सुमित्रा नंदन पंत का। और आज हम देखेंगे उसके अभ्यास प्रश्न को। हमने सारे पद्यांश पर आधारित पैराग्राफ्स के व्याख्या, संदर्भ और प्रसंग पिछले वीडियो में बता दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे इसके अभ्यास प्रश्न को, समझते हुए इसके प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। तो पहला पैराग्राफ है चींटी के पैराग्राफ से। तो कह रहा है कि चींटी को देखा एक वह सरल विरल काली रेखा, तम के धागे सी जो हिल डुल, चलती लखुपद पल पल मिलजुल। वह है पीपीलिका पाती, देखो ना किस भांति, काम करती वह सतत, कन कन करके चुनती अविरत। गाय चरती धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती। तो पहले यहाँ पर हम इस पैराग्राफ को देखेंगे कि क्या कहना चाहता है, कवि ने क्या व्यक्त किया है। तो कह रहा है कि चींटी को देखा, यानी कि कवि प्रश्न करता है कि क्या आपने कभी चींटी को गौर से देखा है। वह सरल विरल काली रेखा, वह एक सीधी और क्या है, एक लंबी सी काली रेखा के समान होती है। वह सीधी काली और विरल रेखा के समान प्रतीत होती है। तम के धागे सी हिल डुल, वह क्या करती है कि अपने छोटे छोटे पैरों से, ठीक है, एक काले धागे के समान भी हिल डुल कर एक धागे के समान आगे बढ़ती है। चलती लघुपद पल पल मिलजुल, वह चलती है अपने छोटे छोटे पैरों से पल पल मिलजुल कर। वह है पीपीलिका पाती, वह है क्या, प्रति क्षण चलती रहती है। वह क्या करती है, मिलजुल कर पल पल प्रति क्षण क्या करती है, चलती रहती है। और ऐसा महसूस पड़ता है जैसे पतला धागा हिल डुल रहा हो। ठीक है, पीपीलिका यानी कि पतला धागा ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि वह हिल डुल रहा हो। देखो ना किस भांति, देखिए किस भांति वे काम करती वह सतत, हमेशा काम करती रहती है, हमेशा चलती रहती है, निरंतर अपने काम में लगी रहती है। कन कन करके चुनती अविरत, वह तिनका तिनका जोड़कर अपने परिवार के लिए खाना इकट्ठा करती है। ठीक है, कन कन करके चुन के, यानी कि छोटे छोटे तिनके को वह जुटाती है और उससे क्या करती है कि चलती रहती है। फिर गाय चराती, वह अपने जीवन में गाय चराती, धूप खिलाती और बच्चों की निगरानी भी करती है। ठीक है, क्या करती है कि वह तन तन के कन कन का इकट्ठा कर कर परिवार को चलाती है, गाय चराती है, धूप खिलाती है और बच्चों की निगरानी भी करती है, बच्चों की अपनी देखभाल करती है। फिर आगे के पैराग्राफ्स कह रहे हैं इसके कि लड़ती अरी से तनिक न डरती, दल के दल सेना सवारती, पर आंगन जनपथ बुहारती। यानी कि वो लड़ती रहती है अपने तनिक के लिए, यानी कि अपने एक एक दाने के लिए लड़ती रहती है और वह कभी भी नहीं डरती है। दल दल के सेना सवारती, वह अपनी सेना को क्या करती है, सवारती है, यानी कि अपने शत्रुओं से निर्भय होकर लड़ती है और अपने सेना को सजाती है। घर आंगन जनपथ बुहारती, अपने घर को, आंगन को और रास्ते को साफ करती है। क्या करती है कि लड़ती रहती है अपने तिनके के लिए, किसी से नहीं डरती है, अपनी सेना को संवारती है और घर आंगन में और रास्ते में साफ करती रहती है। ठीक है, तो ये थी चींटी की कहानी जो कि यहाँ पर कवि ने व्यक्त किया है। हम इसका आगे देखेंगे। पहला प्रश्न कह रहा है कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ आपको हम देखेंगे, सबसे पहले हम हेडिंग देखेंगे। तो हेडिंग बना लेंगे यहाँ से हम कि चींटी को देखा और पीछे के दो लाइन, दो वर्ड कि जनपथ बुहारती। हेडिंग करने के बाद हम संदर्भ लिखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं संदर्भ। तो इस प्रकार से अभ्यास प्रश्नों के पहले हेडिंग है चींटी को देखा डॉटेड जनपथ बुहारती। संदर्भ लिखेंगे तो संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य में संकलित चींटी नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत हैं। तो ये संदर्भ आपके चींटी के कोई भी पैराग्राफ पूछे जाएंगे तो आप उसमें यही संदर्भ लिखेंगे, तो आप इसे ज़रूर नोट करिएगा। अब हम चलेंगे दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश है क्या इस पैराग्राफ में, पहले उसको देख लिया जाए।
तो ये रहे हमारे रेखांकित अंश। वह है पिपीलिका पाती, देखो न किस भांति, काम करती वह सतत, कन कन करके चुनती अविरत। तो जैसा कि मैंने आपको सारे पैराग्राफ समझाए हैं, उसके हिसाब से आपको अपने से वर्णित करना है कि इसका अर्थ क्या होगा। चलिए हम देखते हैं सिर्फ इतने लाइन का अर्थ कि उसमें कैसे लिखना है। लिखेंगे कि रेखांकित अंश की व्याख्या। हेडिंग, कवि कहते हैं कि चींटियां लगातार छोटे छोटे कणों को चुनती रहती हैं। यह उनकी मेहनती और लगनशील प्रकृति को दर्शाता है। वे बिना रुके काम करती हैं और भोजन इकट्ठा करने में लगी रहती हैं। यह पंक्ति चींटियों की निरंतरता और समर्पण को उजागर करती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इस प्रकार से रेखांकित अंश की व्याख्या। अब हम चलेंगे इस पैराग्राफ के अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आपका पूछ रहा है कि 100 का ए कि कवि ने चींटी जैसे लघु प्राणी की कर्मठता का वर्णन किस प्रकार से किया है। आंसर लिखेंगे कि कवि ने चींटी जैसे लघु प्राणी की कर्मठता का वर्णन इस प्रकार किया है कि वह कभी हार नहीं मानती है। वह हमेशा अपने काम में लगी रहती है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करती है। यही 100 का ए का उत्तर है। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है कि इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो जैसा कि हमने पैराग्राफ पढ़ा, तो उसमें कौन से अलंकार प्रतीत हो रहे हैं। इस पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, यहाँ पे आप इसे अनुप्रास अलंकार नोट करेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि सी नंबर, कवि वह है पिपीलिका पाती के द्वारा जीवन के किस आदर्श के प्रति संकेत करता है। इसका उत्तर हम लिखेंगे कि कवि वह है पिपीलिका पाती के द्वारा जीवन के इस आदेश के प्रति संकेत करता है कि हमें हमेशा अपने काम में लगे रहना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें चींटी से प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। तो चलिए इस प्रकार से फर्स्ट पैराग्राफ के प्रश्नों के उत्तर समाप्त होते हैं। अब हम चलेंगे सेकंड पैराग्राफ पे। दूसरा पैराग्राफ कह रहा है चींटी है प्राणी सामाजिक, वह श्रमजीवी, वह सुनागरिक। देखा चींटी को उसके जी को, भूरे बालों की सी कतरन, छिपा नहीं उसका छोटापन। वह समस्त पृथ्वी पर निर्भर, विचरण करती श्रम के तन्मय, वह जीवन की चिगनी अक्षय। तो देखिए यहाँ पर कवि कहते हैं कि चींटी है सामाजिक प्राणी। चींटी का एक अपना समाज होता है। तो चींटी क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, क्योंकि चींटी का एक अपना समाज होता है। वह श्रमजीवी, वह सुनागरिक। ठीक है, वह उसी के साथ मिलजुल कर नियम पूर्व रहती है। वह कठोर परिश्रमी जीव है। क्या है, वह कठोर और परिश्रमी जीव है और उसमें एक अच्छे नागरिक के सभी गुण भी हैं। ठीक है, वह एक कठोर और परिश्रमी जीव है और उसके अंदर एक अच्छे नागरिक का गुण भी दिखाई पड़ता है। देखा चींटी को, आपने कभी चींटी को ध्यान से देखा होगा। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि उसने उसके जी को, वह अत्यधिक लघु प्राणी है परंतु उसका हृदय जो है वो बहुत ही विशाल है। तो उसके जी को यानी कि उसके हृदय को भूरे बालों की सी कतरन, वह चींटियों की पंक्ति जो है वो भूरे बालों के कतरन की समान दिखाई पड़ती है। चींटियों की जो रूप है वो भूरे बालों के कतरन के समान दिखाई पड़ते हैं। छिपा नहीं उसका छोटापन, उसका लघुता छोटापन किसी के भी सामने नहीं छिपा है। लेकिन वह समस्त पृथ्वी पर निर्भर, लेकिन वह लगातार अपने श्रम को एकत्रित करने के लिए पृथ्वी पर निर्भर रहती है। वह सारी पृथ्वी पर जाना चाहती है निर्भय होकर। ठीक है, उसका छोटापन किसी से नहीं छिपा है, लेकिन वह पृथ्वी के हर एक जगह पर निर्भय होकर चलना चाहती है, जाना चाहती है, विचरण करती, वह आगे बढ़ना चाहती है, बिना किसी को सोचे डरे हुए वह आगे बढ़ना चाहती है। श्रम के तन्मय और लगातार अपने श्रम से भोजन को एकत्र करने के लिए
तत्लीन जुड़ी रहती है। वह जिंदगी जीवन की चिनगी अक्षय, ठीक है, वह जीवन की कभी नष्ट न होने वाली चिंगारी है। क्या है कि वह जीवन को कभी नष्ट न होने वाली चिंगारी है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पैराग्राफ्स के अर्थ। पहला प्रश्न कह रहा है कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ आपका पूर्वरत रहेगा। बी प्रश्न कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश है चींटी है प्राणी सामाजिक, वह श्रमजीवी, वह सुनागरिक, देखा चींटी को उसके जी को। तो चलिए इसका अर्थ देख लें। हेडिंग कर लेंगे, चींटी है डॉटेड चिनगी अक्षय। दूसरा पैराग्राफ का हेडिंग है चींटी है डॉटेड चिनगी अक्षय। संदर्भ इसका पूर्वोत्तर यानी कि वही रहेगा। दूसरे प्रश्न के उत्तर का हेडिंग करेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। लिखेंगे कि कवि कहते हैं कि चींटी का एक अपना समाज होता है और उसी के साथ वह मिलजुल कर नियम पूर्वक रहती है। वह कठोर परिश्रमी जीव है और उसमें एक अच्छे नागरिक के सभी गुण विद्यमान हैं। कवि कहते हैं कि आपने चींटी को ध्यान पूर्वक देखा होगा कि वह अत्यधिक लघु प्राणी है, परंतु उसका हृदय एवं आत्मबल अत्यंत विशाल है, ठीक है। तो ये हो गया आपके रेखांकित अंश की व्याख्या। इसका अगला प्रश्न कह रहा है कि 100 का ए नंबर कि पंत जी ने चींटी को किस प्रकार की प्राणी बताया है। उत्तर लिखेंगे कि पंत जी ने चींटी को एक सामाजिक प्राणी बताया है जो मेहनती एवं जिम्मेदार है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। बी प्रश्न कह रहा है कि चींटी की विशेषताएं बताइए। लिखेंगे कि चींटी को की प्रमुख विशेषताएं यह है कि वह एक सामाजिक प्राणी, मेहनती और श्रमजीवी, निडर, अपने काम में तत्लीन और छोटे आकार के बावजूद महत्वपूर्ण कार्य करने वाली भी है, ठीक है। यही उसकी विशेषताएं हैं। तो ये हो गया आपके चींटी पैराग्राफ्स के दोनों पैराग्राफ के अर्थ और प्रश्नों के उत्तर। अब है अगला चंद्रलोक में प्रथम बार से पैराग्राफ। तो इसके आगे है पैराग्राफ चंद्रलोक में प्रथम बार से। इसका पहला पैराग्राफ कह रहा है कि चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया परादर्पण, छिन्न हुए लो देश काल के, दुर्जय बाधा बंधन, दिग्विजयी मनु सुत निश्चय, यह महत ऐतिहासिक क्षण, भू विरोध हो शांत, निकट आए अब देशों के जन। तो पैराग्राफ में पहला कह रहा है कि यहाँ से कवि कहते हैं कि चंद्रलोक में प्रथम बार, कवि का कहना है कि जब चंद्रमा पर पहली बार मानव ने अपना कदम रखा, मानव ने किया परादर्पण, तो मानव ने अपने कदम रखे, तो ऐसा करके उसने देश काल के सारे बंधनों को क्या किया कि वह वहाँ पर कदम रखने पर परादर्पण यानी कि कदम रखने पर छिन्न हुए लो देश काल के, सारे लोग देश के क्या हो गए, देश काल के सारे लोग बंधनों से छिन्न हो गए और विजय पाना कठिन माना जाता था उसे तोड़ दिया, ठीक है। जिस पर विजय पाना कठिन माना जाता था वह उस बंधन को देशवासियों ने तोड़ दिया। दुर्जय बाधा बंधन यानी कि उस बंधन को उन्होंने तोड़ दिया। दिग्विजयी मनुसुत निश्चय, मनुसुत यानी कि मनु के पुत्र ने दिग्विजय निश्चित ही पाया, यानी कि मनुष्य ने यह आशा बंध गई कि ब्रह्मांड में कोई देश और ग्रह नक्षत्र अब दूर नहीं है, और मनु के पुत्र ने निश्चय ही इस पर विजय पाया। यह महत ऐतिहासिक क्षण, यह एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक क्षण है, मतलब कि समय है। भू विरोध हो शांत, जिसमें भूमि के विरोध को शांत किया जा सकता है। निकट आए सब देशों के जन, और भूमि को शांत करने के बाद, परस्पर विरोध समाप्त करने के बाद देशों के लोग एक दूसरे के निकट आ जाते हैं। तो वही कवि का कहना है कि चंद्रलोक में प्रथम बार जब मानव के कदम पड़े तो सारे देश क्या हो गए, अपने बंधनों से छिन्न होकर, मतलब कि बंधनों को तोड़कर विजय उस पर पाने लगे, यानी कि सारे बंधनों को तोड़कर उसके विजय प्राप्त करने का सोचने लगे। लेकिन मनु के पुत्र ने निश्चय ही दिग्विजय पाई। यह महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षण था जो पृथ्वी को
पृथ्वी के विरोध को शांत कर सकता था और इससे देशों की जनता एक दूसरे के निकट आ सकती है। ठीक है, यही था पहले पैराग्राफ का अर्थ। पहला प्रश्न है कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसका संदर्भ आपका अलग होगा, तो चलिए पहले हम इसका संदर्भ देख लें। हेडिंग कर लेंगे चंद्रलोक में प्रथम और डॉटेड देशों के जन। तो इस प्रकार से हम हेडिंग करेंगे चंद्रलोक में प्रथम देशों के जन और संदर्भ रहेगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य से संकलित चंद्रलोक में प्रथम बार नामक पाठ से अवतरित है, जिसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। तो ये था आपका इस पैराग्राफ का संदर्भ। ठीक है, जो कि आपके चंद्रलोक में प्रथम बार का जो भी संदर्भ आएगा आप उसको इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न पूछ रहा है इसका कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश है भू विरोध हो शांत डॉटेड निकट आए सब देशों के जन। तो पहले हम इसका अर्थ लिखेंगे। तो हम इन सारे का अर्थ लिखेंगे क्योंकि अंडरलाइन कहीं भी आ सकता है, तो इन छोटे से लिखने के बजाय हम इस सारे का एक बार पैराग्राफ का अर्थ देख लेते हैं। तो चलिए हेडिंग बनाएंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। तो इस प्रकार से हेडिंग कर लेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और लिखेंगे कि कवि कहता है कि जब चंद्रमा पर पृथ्वी प्रथम बार मानव ने अपने कदम रखे तो ऐसा करके उसने देश काल के उन सारे बंधनों जिन पर विजय पाना कठिन माना जाता था उसको तोड़ दिया। मनुष्य को यह आशा बंध गई कि इस ब्रह्मांड में कोई ऐसा देश और ग्रह नक्षत्र अब दूर नहीं है। यह निश्चय ही मनु के पुत्र की दिग्विजय है। यह ऐसा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षण है कि अब सभी देशों के निवासी परस्पर विरोध समाप्त करके एक दूसरे के निकट आना चाहेंगे या फिर आना चाहिए। ये था पैराग्राफ के रेखांकित अंश की व्याख्या, जैसे मैंने आपको समझाया। अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है कि उक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो इस पंक्तियों में है आपका रूपक अलंकार। तो लिख लेंगे कि उक्त पंक्तियों में रूपक अलंकार है। अब हम चलेंगे सेकंड पैराग्राफ पे। दूसरा पैराग्राफ कह रहा है कि युग युग का पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का संभव, समारंभ शुभ नए चंद्रयुग का भू को दे गौरव। ठीक है, फिर इसके आगे भी पैराग्राफ है, पहले हम इतने का समझ लें। तो कह रहा है कि युग युग के पौराणिक स्वप्न कि मनुष्य का युगों युगों तक एक सपना रहा है। ठीक है, बहुत ही पुराना सपना रहा है। हुआ मानव का संभव, जो मनुष्य ने संभव किया है। तो सपना क्या रहा है कि युगों युगों तक मनुष्य का चंद्रमा के साथ घनिष्ठ संबंध रहा है और उस पर जाने का, चंद्र पर विजय पाने का। ठीक है, समारंभ शुभ नए चंद्रयुग का भू को दे गौरव। चंद्र पर विजय युगों युगों से उसका पौराणिक स्वप्न है कि अब यह सच हो गया है। पृथ्वीवासियों के भू को दे गौरव, पृथ्वीवासियों के गौरव वंचित करके अब नए चंद्र युग का कल्याणकारी आरंभ हुआ है। ठीक है, अब नए चंद्र युग का शुभ आरंभ यानी कि कल्याणकारी पृथ्वी के गौरव के लिए आरंभ हुआ है। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि मनुष्य का युगों युगों से चंद्रमा के साथ घनिष्ठ संबंध है और चंद्र विजय से युगों युगों तक उनका क्या है, पुराना स्वप्न है और पृथ्वीवासियों को गौरवान्वित करके अब नए चंद्र युग का कल्याणकारी आरंभ होने जा रहा है। ठीक है, ये था इसका अर्थ। अब आगे देखेंगे पैराग्राफ। फहराए ग्रह उपग्रह में धरती का श्यामल अंचल, सुख संपद संपन्न जगत में बरसे जीवन मंगल। अमेरिका सोविरत बने नव दिक रचना के वाहन, जीवन पद्धतियाँ के भेद समवित हो विस्तृत मन। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में कह रहा है कि फहराए ग्रह उपग्रह में, यानी कि कवि का कथन है कि अब मैं चाहता हूँ कि ब्रह्मांड का जो ग्रह और उपग्रह है वो धरती के श्यामल आंचल में फहराया हुआ प्रतीत हो, यानी कि फहरा सके।
सुख संपद संपन्न जगत में, यानी कि सुख तात्पर्य है कि मनुष्य का ग्रह पहुंचकर हरियाली का जीवन संचार कर दे और सुख वैभव और संपन्न मानव जीवन का कल्याण करें। बरसे जीवन मंगल, यानी कि मानव जीवन में अब सुख संपन्न इस संसार का मंगल हो मानव जीवन के प्रति। अमेरिका सोवियत बने, यानी कि अमेरिका और सोवियत रूस, ठीक है, अमेरिका और सोवियत रूस नई दिशाओं की रचना करें, देशों की रचना करें। नवदिक रचना के वाहन, यानी कि नए देश की रचना का क्या करें, प्रतीत करें, यानी कि अमेरिका और सोवियत रूस नए देशों की रचना का प्रारंभ करें। जीवन पद्धतियों के भेद, क्योंकि यहाँ पर अंतरिक्ष में विज्ञान के यही सर्वाधिक प्रगति पर है और जीवन का अलग अलग पद्धतियाँ हैं, जीवन की अलग अलग पद्धतियाँ हैं और संवेद हो विस्तृत मन और आगे बढ़े और संकुचित हो हमारा यह विस्तृत मन और भावना, इसकी अंत का लोक उजारता बने और विश्व की एकता का विकास हो, यानी कि विस्तृत मन जो है उससे सवेत बने और विश्व की एकता का भी विकास हो। ठीक है, तो ये हो गया इस पैराग्राफ का अर्थ। पहला प्रश्न है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ इसका वही रहेगा जो कि मैंने आपको चंद्रलोक में प्रथम बार का संदर्भ बताया। दूसरा प्रश्न है कि पद्यांश में प्रयुक्त अलंकार एवं रस का उल्लेख कीजिए। तो इस पैराग्राफ में जो रस और अलंकार है हम उसके का उल्लेख करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग बना लेंगे कि युग युग का, और उसके बाद लास्ट के 2 वर्ड जो कि है यहाँ से विस्तृत मन। तो चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न का उत्तर। हेडिंग है युग युग का डॉटेड विस्तृत मन। संदर्भ इसका पूर्वरत है। दूसरे प्रश्न के उत्तर हैं कि इसमें उपमा अलंकार है इस पैराग्राफ में, जो कि धरती का श्यामल अंचल में धरती की तुलना श्यामल अंचल यानी कि हरे भरे क्षेत्र से की गई है। तो इसमें उपमा अलंकार है, ये हो गया इसका उल्लेख। दूसरा है अनुप्रास अलंकार, जो कि सुख संपद संपन्न जगत में स का वर्ण की आवृत्ति है। तो ये हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार। रस की बात करें तो इसमें शांत रस है, जो कि कविता में विश्व शांति और भाईचारे की भावना है। तो इसमें शांत रस का भी प्रतीक है। तो ये थी रस और अलंकार की उल्लेखन। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश है आपका इस पैराग्राफ से ये 2 लाइन कि युग युग का पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का संभव, शुभारंभ शुभ नए चंद्रयुग का भू को दे गौरव। तो चलिए इसका पहले अर्थ देख लें। लिखेंगे कि रेखांकित अंश की व्याख्या, कवि का कहना है कि मानव का जन्म एक ऐसे समय हुआ था जो युगों युगों से देखा जा रहा था और अब वह संभव हो गया है। यह एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है जो मानव जाति के लिए गौरव लेकर आएगा। ठीक है, तो ये हो गया रेखांकित अंश की व्याख्या। अब हम देखेंगे लास्ट पैराग्राफ यानी कि तीसरे पैराग्राफ को। पैराग्राफ कह रहा है लास्ट यानी 3rd नंबर की, अणु युग बने धरा जीवन हित, स्वर्ग सृजन का साधन, मानवता ही विश्व सत, भू राष्ट्र करे आत्म पर, धरा चंद्र की प्रीति परस्पर, जगत प्रसिद्ध पुरातन, हृदय सिंधु में उठता, स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रानन। तो इस पैराग्राफ का अर्थ है, कह रहा है कि अणु युग बने धारा जीवन हित, यानी कि कवि का कहना है कि विज्ञान का संपूर्ण जो जीवन का हित है वो कल्याण के लिए होना चाहिए, और स्वर्ग सृजन का साधन, और जो परमाणु मतलब कि परमाणु शक्ति है वो मानव जीवन के विकास के लिए नहीं बल्कि पृथ्वी के एक स्वर्ग निर्माण के लिए साधन होना चाहिए। यानी कि अणु युग यानी कि परमाणु जो युगों काल से धरती पर जीवन के हित के लिए बनी है, वो स्वर्ग सृजन का स्वर्ग साधन यानी कि वो पृथ्वी पर शक्ति मानव के विनाश का साधन न होकर पृथ्वी के स्वर्ग का साधन होना चाहिए। मानवता ही विश्व सत्य, यानी कि मानवता ही एक विश्व का एकमात्र सत्य है। ठीक है, क्या मानवता की भावना। भू राष्ट्र करे आत्मसमर्पण,
पृथ्वी का राष्ट्र यानी कि पृथ्वी का प्रेम जगत प्रसिद्ध है और पुराना है, क्योंकि ये इस पर आत्मपण यानी कि इसमें आत्मसमर्पण लोग इस पर करते हैं। धरा चंद्र की प्रीति परस्पर जगत प्रसिद्ध पुरातन, यानी कि पृथ्वी का प्रेम जगत बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत ही पुराना है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का एक क्या है, अंग है। ठीक है। हृदय सिंधु में उठता, ठीक है, हृदय जो है वो सिंधु सागर में उठता है। ये पृथ्वी का जो हृदय है वो सिंधु सागर में उठता है। स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रानंद, ठीक है, तो चंद्र विजय की सार्थकता तभी है जब वैज्ञानिक उपलब्धियों में मानव हित लगाए जाए, यानी कि स्वर्ग तब होगा जब चंद्रानंद यानी कि चंद्रमा के मुख को देखकर ज्वर उठता है और सिंधु सागर का हृदय क्या होता है, हृदय उससे बंधा रहता है। ठीक है। तो यही इस पैराग्राफ का अर्थ था कि जो कि है कि यहाँ पर कि विज्ञान का संपूर्ण विकास मानव जीवन के कल्याण के लिए होना चाहिए और परमाणु अणु यानी कि जो परमाणु है वो विनाश के लिए न होकर पृथ्वी के स्वर्ग का साधन बने। ठीक है। और विश्व का एकमात्र सत्य है मानवता की भावना, और भू राष्ट्र यानी कि पृथ्वी के राष्ट्र का आत्मसमर्पण कर देना है, यानी कि पृथ्वी के राष्ट्र पर अपना हमें आत्मसमर्पण कर देना है, और अर्थात संपूर्ण देश जो है वो मानवता की ही बात सोचे। और चंद्रमा और पृथ्वी का प्रेम प्रसिद्ध है और बहुत पुराना है, क्योंकि ये क्या है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का एक अंग है, इसलिए पृथ्वी के सागर सिंधु सागर रूपी हृदय में चंद्रमा का मुख देखकर उसमें ज्वर उठने लगता है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो विजय की सार्थकता होती है। ठीक है। तो ये हो गया इस पैराग्राफ का अर्थ। पहला प्रश्न है कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ आपका पूर्ववर्त रहेगा। दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश है अणु युग बने धारा जीवन हित स्वर्ग सृजन का साधन। तो हेडिंग कर लेंगे अणु युग डॉटेड देख चंद्रानंद, और इसका हम रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे। तीसरा है अणु युग डॉटेड देख चंद्रानंद। संदर्भ इसका पूर्ववर्त रहेगा। रेखांकित अंश की व्याख्या है कि कवि कहते हैं कि परमाणु युग पृथ्वी के जीवन के लिए स्वर्ग बनने का साधन बने। उनका मानना था कि परमाणु ऊर्जा का उपयोग यदि रचनात्मक कार्यों के लिए किया जाए तो यह मानव जीवन के लिए बेहतर बना सकता है। ठीक है। यही इसका पैराग्राफ का अर्थ है। इसका लास्ट प्रश्न पूछ रहा है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। उत्तर लिखेंगे कि रूपक अलंकार है, यानी कि प्रस्तुत पंक्तियों में रूपक अलंकार है। तो इस प्रकार से हमारा चंद्रगुप्त लोक में प्रथम बार और चीटी के पैराग्राफ समाप्त होते हैं पूरे नोट्स के साथ, एक एक पैराग्राफ के प्रश्नों के उत्तर के साथ और एक एक शब्दों के अर्थ के साथ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले और बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।